बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 14 करेंगे PSYP 631 का। आज हम लोग ने रिलायबिलिटी की टाइप्स पढ़नी है। पिछले लेक्चर में बड़े डिटेल में आप लोगों को बताया गया था कि रिलायबिलिटी क्या होती है, उसको फाइंड कैसे करते हैं, को रिलेशन के थ्रू फाइंड करते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, वैसे भी रिलायबिलिटी को मैयर करने के मुख्तलिफ किस्म के तरीके होते हैं, तो आपने रिलायबिलिटी को कैसे मैयर करना है उन सारे तरीकों को आज हम लोग पढ़ेंगे। कितने किस्म की रिलायबिलिटी होती है, आपने कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है, ये डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की रिलायबिलिटी चाहिए। यानी कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके जो स्केल हैं, आपके जो स्कोर हैं वो स्टेबल रहें टाइम टू टाइम, यानी कि अगर आप एक टेस्ट अभी ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप दूसरा टेस्ट लें तो भी बिल्कुल सेम मार्क्स आए, सेम स्कोर आए, इस तरह की अगर आप लोग स्टेबिलिटी चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग मेथड होता है रिलायबिलिटी का। ठीक है, और अगर आप लोग कंसिस्टेंसी चाह रहे हैं आइटम्स के दरमियान, यानी कि मुख्तलिफ आपके जो आइटम्स हैं टेस्ट के अंदर, आपने जितने भी आइटम्स रखे हैं उनके दरमियान आपस में कंसिस्टेंसी आप वो चाह रहे हैं, तो इसके हिसाब से फिर रिलायबिलिटी के जो मेथड्स हैं वो और होते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें रिलायबिलिटी की, तो वो क्या होता है कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी कि वो कंसिस्टेंसी होती है स्कोर्स की जो आप लोग हासिल कर सकते हैं जब एक ही बंदे को आप लोग दोबारा से री एग्जामिन करते हैं सेम टेस्ट के साथ डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर, या आप उसको जो है ना डिफरेंट सेट देते हैं इक्विवेलेंट आइटम्स का, यानी कि आप उसको दूसरी दफा जो टेस्ट देंगे वो होगा डिफरेंट, लेकिन उसके अंदर जो आइटम्स है ना वो तकरीबन उस तरह के ही होंगे जो कि आपने पहले टेस्ट में यूज किए थे। ठीक है, और डिफरेंट आप लोग डिफरेंट एग्जामिनिंग कंडीशंस के अंदर आप लोग अगर टेस्ट ले रहे हैं तो भी आपके जो रिजल्ट्स हैं अगर उनमें कंसिस्टेंसी है तो आप लोग कहेंगे कि टेस्ट में क्या है, आप लोगों की रिलायबिलिटी है। ठीक है, अच्छा, इस डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें तो रिलायबिलिटी किस चीज का नाम है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स का नाम है। यानी कि अगर स्कोर्स के दरमियान में अगर कंसिस्टेंसी आ जाती है तो रिलायबिलिटी है। दूसरी दफा अगर हम लोग इसी डेफिनेशन को थोड़े पार्ट्स में डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अगर स्कोर्स की कंसिस्टेंसी आप जो हासिल करते हैं एक जैसे बंदे से, जब आप लोग उसको री एग्जामिन करते हैं सेम टेस्ट पे डिफरेंट ओकेजन्स में, ठीक है, या आपकी स्कोर्स जो है ना आप लोग कंसिस्टेंसी की ऑब्टेन करते हैं जब आप लोग वही सेम बंदे उन्हीं को आप लोग दोबारा री एग्जामिन कर रहे होते हैं डिफरेंट सेट्स के साथ ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स, यानी कि आप टेस्ट डिफरेंट दे रहे हैं, सेट डिफरेंट है टेस्ट का, लेकिन अंदर उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो तकरीबन उतने ही हैं, वैसे ही कंसेप्ट के मुताबिक है जैसे आप लोगों ने पहले टेस्ट में यूज किए थे। ठीक है, व्हेन द टू प्रीवियस स्टेजेस आर यूज्ड अंडर अदर वेरिएबल एग्जामिनिंग कंडीशन। तीसरी बात ये है कि आप लोग ये दोनों ही जो स्टेजेस हैं इनको आप लोग यूज करते हैं डिफरेंट एग्जामिनिंग कंडीशंस के अंदर। पहली दफा जो कंडीशंस थी वो और थी, दूसरी दफा कंडीशंस और हैं, तो इस बेस पे भी अगर आप लोगों की स्कोर्स में कंसिस्टेंसी है, यानी कि एक दफा जिस तरह के स्कोर्स हैं दूसरी दफा भी उसी तरह के स्कोर आ रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि रिलायबिलिटी है। ठीक है, अब मुख्तलिफ किस्म की रिलायबिलिटी होती है, हम लोग रिलायबिलिटी की टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप होती है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ये इसकी जो है ना वो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो रिलायबिलिटी होती है जो डील करती है कि दो परफॉर्मेंस किसी भी बंदे की दो परफॉर्मेंस को आप लोग चेक करते हैं सेम टेस्ट के ऊपर, यानी कि सेम बंदे होंगे सेम टेस्ट आप लोग यूज करेंगे, लेकिन दो डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर आप लोग उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। पहले आपने जो कंडीशन रखी, जिन बंदों से आपने टेस्ट लिया वही सेम टेस्ट कुछ दिनों के बाद आप लोग डिफरेंट जो है ना वो ओकेजन पे डिफरेंट मौके पे आप लोग वही सेम टेस्ट उन्हीं सेम बंदों से लेंगे। ये जो रिलायबिलिटी होती है ना, अगर तो आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो रिलायबिलिटी उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्कोर्स की टाइम गुजरने के साथ भी उसी सेम टेस्ट की जो स्कोर्स उनके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो तब आप लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। टेस्ट रीटेस्ट जो कॉफिशिएंट होता है इसको आप लोग कॉफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं, यानी कि आपका जो रिजल्ट आता है आप लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई हमारे टेस्ट के अंदर इतनी स्टेबिलिटी है कि एक दफा भी इस टेस्ट के इतने ही यही मार्क्स आए थे, इन्हीं बंदों ने किए थे, और वही सेम बंदों ने जब दूसरी दफा ये टेस्ट किए तो वही सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि आपके टेस्ट के अंदर स्टेबिलिटी का कॉफिशिएंट जो है ना, स्टेबिलिटी का जो आंसर है ना वो मौजूद है। ठीक है, टेस्ट टेकर्स के जो स्कोर होते हैं जब आप लोग टेस्ट को पहली दफा एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं उसको आप लोग को रिलेट कर देते हैं उन स्कोर्स के साथ जो आप लोग सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे उसी सेम टेस्ट की। एक बड़ा एडवांटेज इस मेथड का ये होता है कि जो भी हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स पढ़े थे ना कि जिसकी वजह से एरर आ सकते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे टेस्ट रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड और एग्जामिनी रिलेटेड, उन सारे फैक्टर्स के ऊपर किसी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, खास तौर पर वो वाले फैक्टर्स जो कि टेस्ट टेकर यानी कि जो लोग आप लोग यूज कर रहे हैं टेस्ट के लिए उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्टर होते हैं और टेस्ट के जो आइटम्स रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर तो कंट्रोल हासिल हो जाता है, क्योंकि सेम ही बंदे हैं और सेम ही आइटम है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये इसका एक एडवांटेज होता है। इस तरह की जो रिलायबिलिटी होती है इसमें ये होता है
कि डज टेक इनटू अकाउंट द एरर्स ऑफ मेजर दैट में अफेक्ट द फाइंडिंग्स। इसमें आप लोगों ने ये भी देखना होता है कि फाइंडिंग्स को जो चीज़ अफेक्ट कर रही है, जो एरर्स अफेक्ट कर रही है, आपने उसकी भी मेजरमेंट्स करनी होती है, उनकी मेजरमेंट्स को भी आप लोगों ने समझना होता है। अब वो एरर कहाँ से आता है? वैसे 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं ना जिसकी वजह से एरर आता है। एक वो वेरिएबल जो कि टेस्ट टेकर के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो टेस्ट टेकर की वजह से कुछ एरर आ जाते हैं। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि टेस्ट की कंडीशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो टेस्ट की नेचर से निकल रहे होते हैं, टेस्ट की नेचर के हिसाब से उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ज़्यादातर जो सोर्सेज होती हैं, जब आप लोग रीटेस्ट आप लोग जब यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें जो सोर्सेज होती हैं एरर की, वो ये होती हैं कि अगर एरर आ रहा है तो हो सकता है टेस्टिंग कंडीशंस बिल्कुल सेम वैसी ना हो जैसे कि पहले टेस्ट पे थी। ठीक है, फिजिकल और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकती हैं, आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस हो सकती हैं। जब आप लोग दूसरी दफ़ा टेस्ट ले रहे हैं, हो सकता है पहली दफ़ा जो है वो माहौल बिल्कुल पुरसुकून था, बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल ठीक था, लेकिन हो सकता है दूसरी दफ़ा जब आप टेस्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे शोर है, टेम्परेचर या फिर बहुत ज़्यादा हाई है, गर्मी है बहुत ज़्यादा या सर्दी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जब आप लोग एक दफ़ा टेस्ट लेते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद आप लोग फिर दोबारा वही टेस्ट लेते हैं, तो वो टाइम गुजरने के साथ हो सकता है कि टेस्ट टेकर के अंदर कुछ तब्दीलियां आ गई हो। इस तरफ ये एक बड़ा ड्रॉबैक होता है इस मेथड में कि विच इज ऑब्जर्व, ज्यादातर सिचुएशन में जो है ना वो देखा गया है कि इंसान की बॉडी के अंदर इंसान की जज्बाती तौर पे और मोटिवेशनल, सोशल और माली तौर पे मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आती हैं किसी भी टेस्ट टेकर के साथ। ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ। ठीक है, तो जब पहली दफा आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, उस टाइम से लेके दूसरा जो ओकेजन होता है उस टाइम तक जितनी भी जो चेंजेस आ चुकी होती हैं वो भी इंटरफेयर करती हैं टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद एक और जो अगली चीज कि जब आप लोग टेस्ट रीटेस्ट वाले आप लोग चीज यूज कर रहे होते हैं तो फैटीग भी हो सकती है, यानी कि थकावट हो सकती है। ठीक है, या ये है कि एक तो ये होता है ना कि जब एक टेस्ट वो करेगा, दूसरी दफा वही बंदा सेम वही टेस्ट करेगा तो उसको थोड़ी बोरियत फील होगी, थोड़ी बहुत थकावट फील करेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। एक तो इस वजह से भी रिजल्ट खराब हो सकते हैं, और दूसरा ये कि प्रैक्टिस अफेक्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से एरर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के आ सकते हैं। यानी कि पहली दफा उसने फॉर एग्जाम्पल उसने जो है ना जब टेस्ट दिया तो हो सकता है उसको कंटेंट्स के बारे में नहीं पता, थोड़ा उसको डिफिकल्ट लगा, उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए। ठीक है, दूसरी दफा जब वो टेस्ट करे उसको पता था, क्योंकि वो ही सेम टेस्ट है ना, तो वो फेमिलियर हो जाता है चीज़ों से, उसको पता होता है, उसको पहले वो सॉल्व की हुई होती है, तो किसी हद तक उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, वो चीज़ों को सीख चुका होता है, तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये भी है कि उसके जो दोनों जो रिजल्ट होते हैं ना वो आपस में रिलायबल नहीं होते, वो आपस में बिल्कुल ठीक नहीं होते, डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज जो कि अफेक्ट करती है वो होती है रिपीटेड मेजरमेंट। द टेस्ट मे बी ऑफ सच टाइप दैट रिपीटेड मेजरमेंट वुड अफेक्ट इट्स नेचर। क्योंकि आप लोग वही जो है ना वो सेम चीजें यूज कर रहे होते हैं, तो टेस्ट टेकर को प्रैक्टिस हो जाती है कि मैंने टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कुछ ऐसे सब में रिमेंबर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको टेस्ट आइटम्स याद रह चुके होते हैं, तो वो टेस्ट होने के बाद जाके सर्च वगैरह करके उनको पता चल जाता है कि ये इसका राइट आंसर था, अगली दफा आएंगे तो वो राइट आंसर लगाएंगे। ये वाला जो फैक्टर होता है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आइटम्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, खास तौर पे वो आइटम्स जो कि एनालिटिक एबिलिटी को, लॉजिकल रीजनिंग को, इंटेलिजेंस को, इवन मैथमेटिकल और वर्बल एबिलिटी को जो चीजें मेजर कर रही होती है ना, तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब आपके सामने कंटेंट आता है आप ये सारी चीजें सीख जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी दफा जब टेस्ट होगा तो आप जाहिर सी बात है चीजों को ठीक ही करेंगे, आप लोग आंसर ठीक लगाएंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड बिटवीन द टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपको पता है ना कि आपने एक टेस्ट लेते हैं, वही टेस्ट आप दोबारा कुछ अरसे के बाद लेते हैं। अब आप लोग दो टेस्ट के दरमियान वो टाइम पीरियड का गैप कितना रखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, ये जो इंटरवल है ना, ये टेस्ट रीटेस्ट की रिलायबिलिटी को बहुत ज्यादा, उसका जो रिलायबिलिटी कॉफिशिएंट होता है ना, उसको मैग्नीट्यूड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ये बात देखने में आई है कि अगर आप एक टेस्ट लेते हैं, बिल्कुल थोड़े से दिनों के बाद अगर आप लोग दोबारा टेस्ट लेंगे तो वो चीज रिलायबल होगी, रिलायबिलिटी ज्यादा आएगी, रिलायबिलिटी कॉफिशिएंट ठीक आएगा। लेकिन अगर आप लोग महीनों के बाद अगर आप लोग ले जाते हैं तो उसके बाद आप लोग टेस्ट लेंगे तो फिर रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, इसलिए ये होता है कि जब दो एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों ने जो सेम टेस्ट की करानी हो तो उसमें इंटरवल आपने बहुत ज्यादा नहीं रखना, जो गैप है वो अपने शॉर्ट रखना है, एक हफ्ते का रख लें या कुछ हफ्तों का रख लें, लेकिन महीनों या सालों के ऊपर उसको आप लोग लेके ना जाएं। ये इसमें जो आप लोग रिलायबिलिटी को जो आप लोग फाइंड करते हैं ना, तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं RTT से। ठीक है, वैसे जो सिंपल होता है ना कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसको आप लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, R से। ठीक है, लेकिन टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को आप लोग RTT से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगली एक और टाइप होती है रिलायबिलिटी की, वो होती है अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था ना दैट इज अ टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, अब हम लोग अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी की बात करते हैं।
कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि टेस्ट रीटेस्ट के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये दूसरा मेथड बनाया गया है। इस अप्रोच में क्या होती है कि जो टेस्ट डेवलपर्स हैं ना, वो एक ही टेस्ट की दो तरह की शक्लें, मुख्तलिफ शक्लें बनाते हैं, दो अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म्स, यानी कि वो सेम टेस्ट होता है, उसका कंटेंट वगैरह सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन उनकी वर्डिंग वगैरह डिफरेंट होगी, थोड़ा उसमें जो है ना वो चेंजेस ऐसे करेंगे कि वो दोनों टेस्ट हों डिफरेंट लेकिन फिर भी बिल्कुल वो सेम हो अंदर से, हो जाए ना, मतलब उनके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जितने हैं वो उनके अंदर दोनों के बिल्कुल सेम होने चाहिए। और अल्टरनेट इसलिए बोलते हैं कि वो इस कदर सेम होने चाहिए कि एक टेस्ट को आप दूसरी टेस्ट की जगह पे आप लोग यूज कर सकें। दो जो फॉर्म्स होती हैं वो आपस में अलग अलग आप लोगों को बनानी चाहिए और कंप्लीटली एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल सेम जो है ना वो मेजरमेंट्स उनके अंदर होनी चाहिए और उनके अंदर सेम स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, सेम चीज़ों को स्पेसिफाई करता हो, सेम ही उनके अंदर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, टाइम लिमिट उसके अंदर सेम हो, कंटेंट सेम हो, नंबर ऑफ आइटम्स भी सेम हो, जो लेंथ होती है वो भी सेम हो, अपने फॉर्मेट क्या रखा था टेस्ट को डिजाइन करने का वो फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए और डिफिकल्टी लेवल भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक टेस्ट बहुत ज्यादा आसान है दूसरा ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक चीज होती है, आपने इस तरह से जो है ना वो अल्टरनेट फॉर्म्स बनानी होती हैं। बहुत सारे दूसरे जो वेरिएबल्स होते हैं जो आपने कंसीडर करने होते हैं कि आपने ग्रुप आपने टेस्ट लेना है या आप लोगों ने इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन करानी, यानी कि 1 to 1 एक एक बंदे से आपने टेस्ट लेना है। वोकैबुलरी को भी आप लोगों ने देखना होता है, वो भी दोनों की सेम होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी बिल्कुल एक दूसरे की जो एक दोनों की सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी में इजी डाल दे किसी में मुश्किल डाल दे। एग्जाम्पल्स भी आपने देखनी होती है, वो भी जो है ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर शॉर्ट में हम लोग बात करें तो टेस्ट डेवलपर्स ने इस बात को श्योर बनाना होता है कि ये दोनों फॉर्म्स आपस में इतनी ज्यादा अल्टरनेट हो कि आप लोग एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म से अगर आप लोग रिप्लेस भी करते हैं तो भी आपके पास कोई उसका जो है ना कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अब जब आप लोग अल्टरनेट फॉर्म्स बना लेते हैं तो ये आप लोग तब बनाते हैं कि इसमें आप लोगों ने इमीडिएट सक्सेशन, यानी कि ये नहीं होता कि आपने एक टेस्ट लिया और फिर जो है ना उसमें एक लंबे जो है ना वो टाइम गैप के बाद आपने दूसरा टेस्ट लेना होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें टाइम गैप नहीं रखना आप लोगों ने, और इसीलिए क्योंकि इसमें टाइम गैप तो होता नहीं है, जहां पे टाइम गैप होता है ना वहां पे आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी को मेजर करना होता है कि हाँ ये दो मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ वक्तों में हमने ये टेस्ट लिया तो स्टेबिलिटी कितनी थी, यानी कि वक्त गुजरने के साथ टेस्ट कितना स्टेबल रहा, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आई, वो आप लोग मेजर करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखिए टाइम गैप नहीं होता, इसमें आपने ये देखना होता है कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस, या जिसको हम लोग पैरेलल फॉर्म कोएफिशिएंट भी कहते हैं, यानी कि इक्विवेलेंस का कोएफिशिएंट कितना है, ठीक है ना। दो टेस्ट आपस में किस हद तक इक्वल है, वो तो होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी, होता है कि किस हद तक स्टेबल है टेस्ट वक्त गुजरने के साथ। इसमें क्योंकि आप लोग दो फॉर्म्स यूज कर रहे होते हैं तो इसमें आपने यही देखना होता है कि ये दोनों जो फॉर्म्स है आपस में इक्विवेलेंट कितनी है, पैरेलल कितनी है। इसलिए इसमें जो इक्विवेलेंस आप लोग फाइंड आउट करते हैं ना वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस एंड पैरेलल फॉर्म कोएफिशिएंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि कौन सी जो टाइप है वो कौन सा कोएफिशिएंट फाइंड करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो कोएफिशिएंट होता है वो ये आप लोगों को बताता है कि दो स्कोर्स, यानी कि दो जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं उनके स्कोर्स के दरमियान में कोरिलेशन क्या है। इस तरह की जो रिलायबिलिटी होती है ये आप लोग दो फॉर्म्स के दरमियान में आप लोग रिलायबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिलायबिलिटी अक्रॉस ओकेजन्स होती है वहां पे आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं। अगर आप लोगों ने स्टेबिलिटी को कंप्यूट करना हो ओवर टाइम, ठीक है, दो फॉर्म्स आपने यूज करनी है, यही वाली जो दो फॉर्म्स आप लोगों ने बनाई है, आप इसको चाहते हैं कि आप लोग इसी फॉर्म में से स्टेबिलिटी भी मेजर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या कराना है कि ये वाले दोनों फॉर्म्स आप लोगों ने जो यूज करने हैं ना, ये आप लोगों ने थोड़े टाइम का गैप रख के आपने दोबारा एडमिनिस्टर करा लेना है, ठीक है। तो उससे आप लोगों के पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी भी आ जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक तो ये है ना कि दोनों जो फॉर्म्स हैं उससे एक तो ये है कि आप लोगों की इक्विवेलेंस तो आ ही जाएगा, लेकिन आप लोग वक्त गुजरने के साथ आप लोग थोड़ा दोबारा इसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, उसकी वजह से स्टेबिलिटी भी आप लोगों की जो है ना वो काउंट हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने टाइम गैप रख के आपने साथ में स्टेबिलिटी भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये होता है कि आप जो दो फॉर्म्स बनाएंगे ना, आपने क्या करना है कि पहली दफा जब आपने टेस्ट लिया था तो आपने जो है ना ग्रुप 1 को आपने जो है ना वो फॉर्म ए दे देना है और ग्रुप 2 को जो है ना आपने फॉर्म बी दे देना है, ठीक है। और कुछ दिनों का आपने गैप रख के जब दोबारा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करानी है स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, तो फिर आप लोगों ने जो ग्रुप 2 है उसको फॉर्म ए दे देना है और जो ग्रुप 1 है उसको अपने फॉर्म बी दे देना है, यानी कि जो दोनों फॉर्म्स है ना वो आप लोगों ने चेंज कर देने हैं, ठीक है। और इस तरह से
इस प्रोसीजर से क्या आएगा कि आप लोग दोनों चीजें जो है ना वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में आप लोग कंसीडर करते हैं टू सोर्सेज ऑफ एरर, यानी कि दो तरह के एरर इसके अंदर आ जाते हैं, आपने उसी को कंसीडर करना होता है। वो दो एरर कहाँ से आ सकते हैं? यूज ऑफ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ आइटम्स, यानी कि अगर एरर आया है तो एक तो हो सकता है कि इस गलती की वजह से आया हो कि आपने जो आइटम्स के सेट रखे हैं ना वो डिफरेंट हो गए हो, हालांकि आपने सेम रखने थे, आपने डिफरेंट रख दिए तो भी एरर आएगा। और दूसरा टाइम इंटरवल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप लोगों ने जो 2 दफा एडमिनिस्ट्रेशन कराया टेस्ट तो उसके अंदर आप लोगों ने गैप कितना रखा था। ठीक है, एक जो अच्छी अप्रोच होती है रिलायबिलिटी को कंप्यूट करने की, रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने की, जो ज्यादातर यूज की जाती है टेस्ट रीटेस्ट अप्रोच के अंदर, वो है अल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी। अब ये जो अल्टरनेट फॉर्म्स जो रिलायबिलिटी होती है इसके अंदर कुछ जो है ना वो शॉर्ट कमिंग्स भी होती हैं। ये वैसे एक अच्छी अप्रोच है रिलायबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए, लेकिन इसके अंदर भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ये है कि एक ही तरह के टेस्ट की बिल्कुल दो इक्विवेलेंट शक्लें बनाना एक तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और दूसरी बात ये है कि द जनरल प्रैक्टिस अफेक्ट आफ्टर टेकिंग वन फॉर्म ऑफ द टेस्ट मे अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑन द सेकंड फॉर्म, क्योंकि आप लोगों ने दोनों जो फॉर्म्स है बिल्कुल सेम बनाया है, तो एक फॉर्म भी अगर कोई हल करेगा उसको किसी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो प्रैक्टिस अफेक्ट जो है ना वो भी अफेक्ट कर सकता है दूसरे फॉर्म की परफॉर्मेंस को। लेकिन ये वाली जो अप्रोच है इसको फिर भी एक अच्छी अप्रोच समझा जाता है अगर आप लोगों ने रिलायबिलिटी का एस्टिमेट लगाना हो तो। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप होती है रिलायबिलिटी की, दैट इज अ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ठीक है, इसमें अल्टरनेट फॉर्म्स की वैसे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर टाइप है रिलायबिलिटी की, लेकिन उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं कि दो जो फॉर्म्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो इजी नहीं होता हुआ, उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगती है। और जब आप लोग अल्टरनेट फॉर्म्स अवेलेबल हों भी सही तो प्रैक्टिस अफेक्ट हो सकता है, उसके बाद एक्सपीरियंस बंदा कर लेता है तो वो चीजें भी उसके सेकंड ओपिनियन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं। टाइम गैप जो होता है वो भी बहुत ज्यादा इंटरवीन करता है इन सारी चीजों के अंदर। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक और टेस्ट बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ये जो टेस्ट है इसमें क्या किया जाता है कि एक ही टेस्ट पहले बनाया जाता है और उसी टेस्ट को फिर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 50 क्वेश्चंस एक टेस्ट के अंदर है ना तो उसके 25 क्वेश्चंस के दो सेट्स बना लिए जाते हैं। ये वाले जो टेस्ट होते हैं टू स्कोर्स आर ऑब्टेन्ड फॉर ईच टेस्ट व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड, टू स्कोर्स आर ऑब्टेन्ड फॉर ईच टेस्ट टेकर। अब क्योंकि दो सेट बना लिए जाते हैं ना तो हर क्वेश्चन के फिर दो दो जो है ना वो नंबर होते हैं कि ये फॉर एग्जांपल इस सेट 1 में इसने इतने नंबर हासिल किए, सेट 2 कितने जो है ना इसने इतने नंबर हासिल किए। तो टेस्ट टेकर जो है ना दो तरह के स्कोर्स ऑब्टेन करेगा अलग अलग। टेस्ट को आप लोगों ने दो हिस्सों में क्योंकि इसमें डिवाइड करना होता है, स्कोर जो होते हैं ना एक हाफ पे एक जो हाफ हिस्सा होता है उसको आप लोग को रिलेट करते हैं दूसरे हाफ हिस्से के स्कोर्स के साथ। और कैसे को रिलेट करते हैं? पीटरसन्स का मेथड आप लोग यूज करके जो है ना वो को रिलेट करते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आपकी आती है वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी, क्योंकि सेम टेस्ट है और सेम टेस्ट के अंदर ही आप लोग कंसिस्टेंसी फाइंड कर रहे हैं ना, यानी कि दो टेस्ट चाहे बेशक दो टेस्ट हैं उनकी आपस में अपने कोएफिशिएंट फाइंड करना है, कोरिलेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, लेकिन है तो वो दोनों एक ही टेस्ट का हिस्सा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इंटरनल कंसिस्टेंसी का ही कोएफिशिएंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। इसमें जो एरर होता है वो कैसे आ सकता है? in this approach error caused by the temporal variation or different sets of items is control, यानी कि वो एरर जो कि एक तो ये है कि वेरिएशंस की वजह से आ सकते हैं मुख्तलिफ, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप लोगों ने एक ही टाइम पे लेना होता है तो टाइम पीरियड की वजह से कुछ जो वेरिएशंस आते हैं या अगर आप लोग डिफरेंट आइटम्स अगर आप लोग यूज करते हैं उसकी वजह से जो भी एरर आते हैं वो इस टेस्ट के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ही टेस्ट है, ठीक है, डिफरेंट आइटम्स हैं नहीं और ना ही आपने अल्टरनेट फॉर्म्स बनाई हैं, तो ऐसा कुछ भी जो है ना उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं जो टेस्ट आपने डिवाइड करना होता है वो आप लोग डिवाइड कैसे करेंगे। आपने उसमें इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स रखने होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, पहला तो एक ये तरीका होता है कि 50 आइटम्स जो होते हैं ना जो पहले हाफ के अंदर, यानी कि जो ऊपर वाले जो 50 क्वेश्चन है वो आप लोग एक टेस्ट के अंदर डाल दें और अगले जो 50 है आप लोग वो दूसरे में डाल दें। फिर स्कोर्स जो है ना आप लोग वो सेपरेट ही आप लोग कैलकुलेट करते हैं दोनों हाफ्स के। ठीक है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, जब भी आप लोग इस तरीके से टेस्ट को डिवाइड कर रहे होते हैं ना तो हो सकता है कि वहां पे ये चांस हो कि एक टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट हो दूसरा ज्यादा आसान हो, क्योंकि जो टेस्ट डेवलपर्स होते हैं वो ज्यादातर यही करते हैं कि शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर इजी रखते हैं और अगले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर मुश्किल रखते हैं, क्योंकि पहले इजी फिर उससे डिफिकल्ट इस तरह से आके वो क्वेश्चंस बनाते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे डिवाइड करते हैं कि शुरू वाले 50 एक तरफ अगले 50 एक तरफ तो सारे इजी एक तरफ चले जाएंगे और मुश्किल एक तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो
दोनों जो हाफ जो हिस्से होंगे ना वो सेम नहीं होंगे इस तरह से, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आज शुरू शुरू में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो फॉर एग्जांपल एक कंटेंट एरिया को फॉर एग्जांपल कि वो वोकैबुलरी के लिए वो बनाए गए थे, उसके बाद अगले 50 जो है वो मैथमेटिक्स के लिए बनाए गए थे। तो ये भी एक चीज होती है कि इस तरह से भी तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, इस सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक और दूसरा मेथड निकाला गया है टेस्ट को डिवाइड करने का, वो है ऑड इवन वाला एक नंबर, ठीक है। यानी कि जो ऑड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप एक टेस्ट के अंदर डाल लेंगे और जो इवन वाले हैं वो आप लोग एक टेस्ट के अंदर डाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये होता है कि इस बात को ये यकीनी हो जाता है कि दोनों टेस्ट की जो है ना वो डिफिकल्टी लेवल भी जो है ना वो सेम होता है और दोनों के अंदर कंटेंट भी बिल्कुल सिमिलर ही जाता है, ठीक है। जब भी आप लोग टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त माइंड में यही एक बात होती है कि हर जो पेयर होता है ना आइटम का वो दो आइटम्स के अंदर ही स्प्लिट हुआ हुआ होता है, ठीक है। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसे जो टेस्ट टेकर्स होते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि जो दो सेंटेंसेस है ना वो एक कंटेंट को रिकवर कर रहे होंगे, अगले दो एक कंटेंट को, पेयर की फॉर्म से उन्होंने आइटम्स बनाए होते हैं। तो जब आप लोग ऑड इवन वाले चक्कर में आते हैं ना तो इस तरह से ये होता है कि दोनों बिल्कुल टेस्ट जो है ना दोनों हाफ बिल्कुल इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर टेस्ट के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि पूरे टेस्ट में सिर्फ एक दफा ही होते हैं, ठीक है। अब उनको तो आप लोग नहीं ना कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट था या कोई डायग्राम वगैरह जो टेस्ट के अंदर रिपीट नहीं होती, तो आप लोग उसको तो नहीं आप लोग आधा आधा कर सकते टेस्ट के अंदर। तो इस दो ऐसी जब सिचुएशन हो जाती है ना तो उस वक्त फिर बिल्कुल सिमिलर आइटम्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को बहुत ज्यादा जो है ना वो अफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को आप लोग कंप्यूट कैसे करेंगे इस सारे मेथड के अंदर, इसमें आप लोग इसको कंप्यूट करेंगे जो रेगुलर प्रोसीजर होता है ना कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का, उसी के थ्रू आप लोग रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो कैलकुलेटेड जो कोएफिशिएंट आप लोगों के पास आएगा वो हाफ जो है ना एक टेस्ट के लिए होगा क्योंकि आप लोगों ने हाफ आइटम्स डाले थे ना, हाफ एक टेस्ट के लिए होगा और हाफ जो है ना वो दूसरे सेट के लिए होगा। यानी कि आपने एक टेस्ट के दो सेट बनाए थे एक्स और वाई, तो जो आप लोगों के पास जो कोएफिशिएंट आएगा आपने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आधा कोएफिशिएंट का जो आधी जो वैल्यू है वो एक्स की तरफ जाएगी और आधी वैल्यू जो है ना वो वाई की तरफ जाएगी। अब जो लेंथ होती है ना वो टेस्ट की वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है रिलायबिलिटी को। हाफ टेस्ट रिलेशनशिप जो है ना इस चीज को एडजस्ट, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है ना कि एक दफा कोएफिशिएंट को आपने फाइंड किया फिर आप लोगों ने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, इस चीज को जो है ना वो एडजस्ट करने के लिए स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला यूज किया जाता है। ये फार्मूला इसकी वजह से ये पॉसिबल हो गया है कि किसी भी टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी की रिलायबिलिटी को एस्टिमेट लगाने के लिए आप लोग ये वाला जो है ना फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग टेस्ट के दो हिस्से हों तो आप लोग उन दोनों हिस्सों की आपस में इंटरनल कंसिस्टेंसी को फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला असल में यूज किया जाता है रिलायबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए, लेकिन इसमें ये फैक्ट आप लोगों ने माइंड में रखना होता है कि जो टेस्ट है या उसको लंबा किया गया है या उसको शॉर्ट किया गया है। जिन टेस्ट को लंबा या छोटा किया जाता है ये उन्हीं के लिए वाला फार्मूला यूज होता है। इस फार्मूले में नंबर ऑफ टाइम्स भी कंसिडर किए जाते हैं कि कोई टेस्ट अगर छोटा या बड़ा किया गया है तो कितनी दफा छोटा या बड़ा किया गया है। स्पीयर का जो फार्मूला होता है वो होता है RNN इज इक्वल टू NRTT डिवाइडेड बाय 1 प्लस N-1 RTT, ठीक है। ये आप लोगों के पेपर में वैसे ये फार्मूलाज नहीं आते, लेकिन एमसीक्यूज में ये आते हैं कि RNN स्टैंड फॉर NRTT स्टैंड फॉर, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। RNN यहाँ पे है एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट, ठीक है, यानी कि जितना आपने एस्टिमेट लगाया था। उसके बाद RTT है ऑब्टेन्ड कोएफिशिएंट जो कि कैलकुलेशन की वजह से आपके पास जो कोएफिशिएंट आया है। N इज द नंबर ऑफ टाइम द टेस्ट हैज बीन लेंथेंड और शॉर्टेंड। N जो है ना वो है कि कितनी दफा आपने टेस्ट को लंबा या छोटा किया था, 2 दफा 3 दफा, ये वो वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड होता है इसको आपने टेस्ट को दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो जो रिलायबिलिटी होती है पूरे टेस्ट की उसको आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप टेस्ट की लेंथ को डबल कर दें, ऐसा ही है ना, क्योंकि आप लोगों ने दो हाफ में किया था तो एक हाफ की आपने अगर फॉर एग्जांपल के कैलकुलेट की तो आपने उसी में से पूरे जो टेस्ट की आप लोगों ने निकालनी होती है तो आप लोग उसको डबल कर दें। यानी कि रिलायबिलिटी एक हाफ टेस्ट की जो है उसको आप लोग डबल करेंगे 2RHH, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 2RHH, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो RHH है ना ये क्या है, हमारे पास रिलायबिलिटी ऑफ द हाफ टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने बस ये बात याद रखनी है कि हाफ जो टेस्ट होते हैं उनकी रिलायबिलिटी को डबल कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। उसके बाद एक और मेथड होता है रिलायबिलिटी के लिए, वो दैट इज अ कूडर-रिचर्डसन रिलायबिलिटी। कूडर-रिचर्डसन ने ये प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवाया था रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए, और वो मेजर करते हैं इंटर आइटम कंसिस्टेंसी, यानी कि टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, हर आइटम की कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए ये इन्होंने मेथड बनाया था।
जो स्प्लिट हाफ मेथड होता है ना, उसमें तो ये होता है कि आप लोग मतलब एक ही दफा आप लोग सिंगल टेस्ट को आप लोग एडमिनिस्टर करा लेते हैं, ठीक है, और फिर आप लोग क्या करते हैं कि दो हाफ्स आप लोग बना लेते हैं, उन दो हाफ्स की आपस में आप लोग जो है ना वो कंसिस्टेंसी को फाइंड करते हैं। लेकिन ये जो कुछ कूडर रिचर्डसन का जो मेथड होता है, इसमें ये क्या करते हैं कि हाफ में डिवाइड नहीं करते टेस्ट को, बल्कि टेस्ट का जो हर आइटम होता है ना उस पर वो परफॉर्मेंस को, हर आइटम की जो परफॉर्मेंस है ना उस पर वो कोफिशिएंट को मेजर करते हैं। ये असल में ऐसा होता है कि जितने भी स्प्लिट हाफ कोफिशिएंट्स होते हैं ना, उसका एक मीन होता है इस तरह से, ठीक है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ टेस्ट, यानी कि टेस्ट से जो आप लोग स्प्लिट हाफ कोफिशिएंट्स निकलते हैं उसके एक एवरेज इस तरीके से जो है ना वो निकल सकती है। यहाँ पे एक फार्मूला बताया उन्होंने, आर टी टी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन एस डी टी स्केयर माइनस सिग्मा पी क्यू डिवाइडेड बाई एस डी टी स्केयर। इसमें आर टी टी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ होल टेस्ट, एंड नंबर ऑफ आइटम्स, जितने आइटम्स हैं टेस्ट के अंदर, एस डी आई स्केयर ये स्टैंडर्ड डिविएशन है पूरे टोटल स्कोर्स की, पी जो है ना ये यहाँ पे है प्रोपोर्शन ऑफ पर्संस हु पास ईच आइटम, यानी कि कितने लोगों ने हर आइटम को पास किया, क्यू जो है ना ये है प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन हु डू नॉट पास ईच आइटम, उसके बाद पी क्यू तो जाहिर सी बात है इन दोनों का प्रोडक्ट है, और सिग्मा पी क्यू है कि जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप लोग आपस में है ना ऐड कर देंगे, ठीक है। ये एक तरीका होता है, ये कूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी है कि यानी कि हर आइटम की जो है ना रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए ये वाला फार्मूला होता है, ये तरीका होता है। उसके बाद आगे हम लोग अगर बात करें तो एक और मेथड होता है कोफिशिएंट अल्फा। एक और अप्रोच बिल्कुल ये सिमिलर होती है कूडर रिचर्डसन की टेक्निक के से ही उसके इक्वली उसकी सिमिलर ही होती है, लेकिन इसमें आप लोग कोफिशिएंट अल्फा जो है ना वो आप लोग कैलकुलेट करते हैं। कूडर रिचर्डसन का जो फार्मूला होता है सिर्फ उन टेस्ट के लिए यूज किया जा सकता है जिन टेस्ट का आंसर सिर्फ 0 या 1 आता है, जैसे ट्रू फॉल्स वगैरह हो गई, यानी कि जब एक चीज जब गलत हो गई ना तो बस आप लोग 0 कर देंगे, जब कोई चीज ठीक होगी तो आप लोग 1 आंसर दे देते हैं, ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। लेकिन आप लोग उन टेस्ट के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते थे जिनके स्कोर हाई होते हैं, 2 से ज्यादा आपने नंबर देने होते हैं। जैसे पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज होती हैं, वहां पे आप मुख्तलिफ किस्म के वहां पे ऑप्शन होते हैं, नेवर, ओकेजनली, ऑफन, एग्री, डिसएग्री, इस तरह के अगर फॉर एग्जाम्पल होते हैं ना तो वहां पे साथ में नंबरिंग दी हुई होती है, तो 0, 1, 2 आपने वहां पे जो स्कोरिंग करनी होती है, रेटिंग करनी होती है, तो उसमें 1 से बड़े भी डिजिट होते हैं। तो इस चीज को हल करने के लिए फिर कोफिशिएंट अल्फा फार्मूला यूज किया जाता है, और ये वाला फार्मूला होता है आर टी टी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन एस डी टी स्केयर माइनस सिग्मा एस डी आई स्केयर डिवाइडेड बाई एस डी टी स्केयर। आर टी टी यहाँ पे वही बात है कि कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ होल टेस्ट है, एस डी टी स्केयर क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टोटल स्कोर्स ऑन द टेस्ट, यानी कि पूरे जितने भी स्कोर आया है टेस्ट के ऊपर उन सब का स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि वेरिएंस। उसके बाद एस डी आई स्केयर क्या है, हर जितने भी आइटम स्कोर्स थे उनके अंदर वेरिएंसेस कितनी है, डिफरेंसेस कितने आए हैं, मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर जो मार्क्स हैं उनके अंदर डिफरेंसेस कितने हैं, और उसका जो सम होता है ना ये वाला समेशन वाली जो चीज है, दैट इज अ सम ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ आइटम स्कोर्स। यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी होती है, दैट इज अ इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी और इंटर रेटर रिलायबिलिटी। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि एक टेस्ट को एग्जामिन करने के लिए एक से ज्यादा एग्जामिनर बैठे भी होते हैं। वैसे तो अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट को चाहे कि जितने भी एग्जामिनर बैठ के टेस्ट कर रहे हो ना उसमें तो ये चीज मैटर नहीं करती इंटर स्कोरर या इंटर रेटर रिलायबिलिटी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर एक की होती है, उसी की से देख के किसी अपने मैच करके आंसर्स को ट्रू या ठीक या गलत करना होता है एग्जामिनर्स ने। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें कुछ ऐसे होते हैं जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो गए ओपन एंडेड आइटम्स, यानी कि जिसमें आप लोगों ने सिर्फ एक लफ्ज में या ऑप्शन नहीं चूज करने होते, अपनी वर्डिंग में अपने आंसर्स दिए हुए होते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के स्कोरर्स जो है ना वो बैठते हैं और वो उस चीज को टेस्ट करते हैं, क्योंकि हर कोई जो है ना वो अपनी सोच के मुताबिक मार्किंग करता है। एक जो बंदा है उसको क्वेश्चन पसंद आएगा वो उसको 3 नंबर देगा, दूसरा बंदा उसके सामने वो टेस्ट जाएगा, हो सकता है उसको ज्यादा पसंद आएगा आपका आंसर, वो आपको 4 नंबर दे दे, ठीक है। तो जब भी एक से ज्यादा बंदे आपके टेस्ट को इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो वहां पे इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा आपके टेस्ट को चेक करे तो उनकी जो मार्किंग होती है ना वो सेम होनी चाहिए। अब मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं ये वाली रिलायबिलिटी हासिल करने के लिए, क्योंकि ऐसा हो तो नहीं ना सकता कि मुख्तलिफ बंदे टेस्ट को चेक करें और बिल्कुल सेम मार्क्स दें। इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं, 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है इंटर रेटर और इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है कि 2 मुख्तलिफ लोग आपका जो टेस्ट होता है उसको वो इवेल्युएट करेंगे, उसकी मार्किंग करेंगे, और जो 2 सेट्स का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट का जो रिजल्ट और जो दूसरे टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उनको आपस में कैलकुलेट करेंगे को रिलेशन फाइंड करने के लिए, 2 सेट्स के दरमियान जो को रिलेशन होता है ना उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा होता है ना दैट इज अ इंटर क्लास कोफिशिएंट, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा एग्जामिनर्स स्कोर करेंगे किसी भी टेस्ट टेकर की परफॉर्मेंस को, और फिर उसमें से जो कॉफिशेंट होगा ना उसको कंप्यूट करेंगे स्कोर्स करने के लिए। उनके जो स्कोर्स आएंगे ना, सारे मुख्तलिफ लोगों के जितने भी स्कोर्स होंगे उनके कॉफिशेंट को वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें जो होता है ना इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी, उसमें क्या करते हैं, कोरिलेशन को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये दूसरा मेथड है ना इंटर क्लास कॉफिशेंट या कॉफिशेंट ऑफ कंकॉर्डेंस, इसमें क्या कंपेयर करते हैं, इसमें कॉफिशेंट कंपेयर करते हैं। यानी कि उसमें तो सिंपली उसमें तो क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे कि दो जो है ना ये आपस में किस हद तक मिलते जुलते हैं या किस हद तक डिफरेंट स्कोर्स आए हैं दो सेट्स के, दो अलग अलग टेस्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो कॉफिशेंट है ना वो सिंपली यही है कि उसमें कॉफिशेंट को कंप्यूट किया जाता है कि दो टेस्ट के अंदर एक टेस्ट का ये नंबर आया और दूसरे टेस्ट का ये नंबर आया, तो उन दोनों नंबर्स को आपस में जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे, या मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, इस तरह से वो कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का कुल टोटल जो है ना लेक्चर था। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।